हवा के झोंके ने शगफ्ता के बालों को एक बेसाख्ता रक्स पर मजबूर कर दिया। वे अपनी कॉफ़ी के कप से आंखें हटाकर बाहर बारिश में भीगती हुई सड़क पर नज़र गुड़ा दे रही थी। शहर की इस मसरूफ़ कॉफ़ी शॉप की खिड़की के पास बैठना इसे हमेशा से पसंद था। बाहर की दुनिया दौड़ती रहती और अंदर वो अपनी छोटी सी दुनिया में महफूज सी। ये वही जगह थी जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई थी जो न बोलता था न सुनता था, मगर जिसकी आंखें ऐसी बातें करती थीं जो अल्फाज में ढलना नामुमकिन थीं। इसकी यादों के दरवाजे खुल गए। वो दिन भी ऐसा ही अबर आलूद था। शगफ्ता अपनी नौकरी के सिलसिले में पैदा होने वाले एक मसले से परेशान होकर यहाँ आई थी। कंप्यूटर के सामने घंटों बैठने के बाद इसकी आंखें धुंधला रही थीं और सर में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला और कॉफ़ी का एक लंबा सप लिया। इसी दौरान इसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो कॉफ़ी शॉप के काउंटर के करीब खड़ा था। वो लंबा गोरे रंगत का मालिक था जिसके चेहरे के वाज़ह और नाजुक खुद थे। इसने हल्के नीले रंग की कमीज़ पहन रखी थी जो उसकी शख्सियत में एक प्रासरार सा विकार पैदा कर रही थी। शगफ्ता ने देखा कि वो अपना आर्डर देने के लिए काउंटर पर अपनी अंगुलियों से एक मखसूस अंदाज में दस्तक दे रहा था। इसके हाथ हुआ मैं तैर रहे थे, कुछ अलामतें बना रहे थे। कॉफ़ी शॉप का मुलाजिम जिसका नाम रेहान था इस नौजवान की तरफ मुतवज्जा हुआ और फौरन ही उसके हाथों की हरकत को समझते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। रेहान ने अपने हाथों से कुछ जवाबी अलामतें बिनाई। नौजवान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें शर्मीली मासूमियत थी। शगफ्ता हैरत से यह मंजर देखती रही। इसने पहले कभी साइन लैंग्वेज नहीं देखी थी। वो इस बात से बेखबर थी कि यह नौजवान गूंगा और बहरा है। इसके दिल में एक अजीब सी हमदर्दी और तजस्सुस की लहर दौड़ गई। कुछ देर बाद वो नौजवान अपनी कॉफ़ी का कप लिए मेज़ों के दरमियान से गुजरता हुआ शगफ्ता के पास वाली मेज़ पर आया और बैठ गया। इसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ पढ़ने लगा। शगफ्ता चोरी चोरी उसे देखती। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे किसी गहरे समंदर की तह में छुपी कोई राजदार दुनिया। वो अपना काम करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी तौजा बार बार इसी तरफ खींच जाती। अचानक इस नौजवान की नज़र शगफ्ता पर पड़ी। शगफ्ता ने फौरन नज़र झुका ली, शर्मिंदा सी हो गई कि वो उसे देख रही थी। इसने देखा कि वो नौजवान उठा और इसकी तरफ बढ़ा। शगफ्ता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नौजवान ने अपने फ़ोन की स्क्रीन उसके सामने की। इस पर लिखा था, मुआफ़ कीजिएगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वाईफाई यहाँ बेहतर है। शगफ्ता ने हैरत से उसे देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। वो बैठ गया और अपने फ़ोन पर टाइप करने लगा। शगफ्ता के अंदर का तजस्सुस हद से बढ़ गया। इसने अपना हियोंगची जमा करते हुए अपना तारुफ कराने का फ़ैसला किया। इसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं शगफ्ता हूँ। नौजवान ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में देखा। इसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। इसने शगफ्ता का हाथ अपने हाथ में लिया और हल्का सा दबाया। फिर उसने अपने फ़ोन पर तेज़ी से टाइप किया और चाय की चुस्कियाँ खामोशी के समंदर में उतर रही थीं। शगफ्ता के घर के बैठक में एक अजीब सा सन्नाटा छाया। हवा था। आर्यन अपनी सेट पर सीधा बैठा हुआ था। इसका दिल एक अजीब सी घबराहट से धड़क रहा था। शगफ्ता के वालिद जनाब फारूक आर्यन की बनाई हुई पेंटिंग को बार बार देख रहे थे, जैसे उसके हर रंग में छिपे जज्बात को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। शगफ्ता की माँ मोहतरमा सिना चाय के कप को हाथ में लिए आर्यन को देख रही थीं। उनकी नज़र में नरमी के साथ साथ
एक तजस्सुस भी था। ये पहला मौका था जब वो एक ऐसे नौजवान के करीब बैठी थीं जो न तो उनकी बात सुन सकता था और न ही कोई जवाब दे सकता था। आर्यन ने अपना फ़ोन निकाला और इस पर तेज़ी से टाइप किया। इसने फ़ोन जनाब फारूक के सामने किया। इस पर लिखा था, आप दोनों का शुक्रिया जो आपने मुझे अपने घर में जगह दी। मैंने ये पेंटिंग ख़ास तौर पर आप दोनों के लिए बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जनाब फारूक ने यह पैगाम पढ़ा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा और हाँ, मैं सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा, जैसे कह रहे हूँ, देखो, ये लड़का वाकई ख़ास है। सना खातून ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं। तुमने ये सब कहाँ सीखा? शगफ्ता ने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और माँ का सवाल टाइप करके आर्यन को दिखाया। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके हाथ हवा में तैरने लगे। साइन लैंग्वेज में जवाब दे रहे थे। शगफ्ता तर्जुमा करती। वो कह रहा है कि उसने कभी बाकायदा सीखा नहीं, यह उसके अंदर से आता है। वो अपने जज्बात को रंगों के ज़रिए बयान करता है। ये जवाब सुनकर सनाई खातून के दिल में आर्यन के लिए एक इज्जत पैदा हुई। उन्होंने आर्यन से मुख्तलिफ सवालात पूछे, इसके ख़ानदान, इसके मुस्तकबल के प्लान्स के बारे में। हर सवाल का जवाब आर्यन साइन लैंग्वेज में देता और शगफ्ता तर्जुमा करती। ये एक अनोखा और ख़ूबसूरत मुकालमा था जिसमें 3 लोग बोल रहे थे और चौथा अपने हाथों से अपनी दुनिया खोल रहा था। जब आर्यन ने रुखसत होने का इरादा किया तो जनाब फारूक ने इसका हाथ थाम लिया। उन्होंने आर्यन की आंखों में देखा और फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हारी आंखें बहुत ईमानदार हैं बेटा। हम शगफ्ता की खुशी चाहते हैं। तुम उसे खुश रख सकोगे? शगफ्ता ने यह सवाल आर्यन के कान में नहीं बल्कि इसकी आंखों में देखा। इसने फ़ौरन इसे टाइप करके दिखाया। आर्यन ने जनाब फारूक के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इसने गहरी सांस लेकर इनकी आंखों में देखा। इसकी आंखों में एक इज़्म था, एक वादा था। उसने सिर हिलाया। फिर इसने अपने दिल की गहराइयों से एक इशारा किया। अपने दिल पर हाथ रखा, फिर शगफ्ता की तरफ इशारा किया और फिर अपनी आंखों पर हाथ रखकर एक मुस्कुराहट बिखेर दी। इसका मतलब था, मैं अपने दिल और अपनी आंखों की गहराइयों से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा उसे खुश रखूँगा। ये वादा अल्फाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। जनाब फारूक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही काफ़ी है। यूं आर्यन ने न सिर्फ शगफ्ता का दिल जीता था बल्कि उसके वालिदैन का एतमाद भी हासिल कर लिया था। वक्त गुजरता गया। शगफ्ता और आर्यन की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। शगफ्ता साइन लैंग्वेज में महारत हासिल करती गई। अब वो आर्यन से बगैर फ़ोन के बराह रास्त बात कर सकती थी। उनकी दुनिया में खामोशी एक नई ज़बान बन गई थी जिसमें हर इशारा मोहब्बत का एक शार था, हर नज़र एक मुकालमा था। आर्यन ने अपनी एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोली। शगफ्ता ने नौकरी छोड़कर इसका साथ दिया। वो आर्यन के काम को मुनज़्ज़म करती, क्लाइंट से बात करती। आर्यन की पेंटिंग्स ने जल्द ही शहर में अपनी एक पहचान बना ली। लोग इसकी फनकारी के कायल हो गए। वो उस खामोश मुसव्विर के नाम से मशहूर हुआ जिसकी आंखें देखती थीं और हाथ बोलते थे। एक दिन आर्यन ने शगफ्ता को अपनी गैलरी में एक कोने में ले जाकर एक कैनवस के सामने खड़ा कर दिया। कैनवस पर एक सफ़ेद चादर डाली हुई थी। आर्यन की आंखों में एक चमक थी। इसने शगफ्ता की आंखों में देखा और हाथों से कहा, अपनी आंखें बंद करो। शगफ्ता ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लें। वो सुन सकती थी कि आर्यन कैनवस से चादर हटा रहा है।
फिर इसने महसूस किया कि आर्यन इसका हाथ पकड़ कर आगे ले जा रहा है। उसने कहा, अब आंखें खोलो। शगुफ्ता ने आंखें खोलें और सामने कैनवस पर अपनी एक तस्वीर देखी। ये वही तस्वीर थी जो आर्यन ने पहली बार बनाई थी, मगर अब इसमें एक इजाफा था। तस्वीर में शगुफ्ता के हाथ में एक अंगूठी थी और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा कीमती लगती थी। शगुफ्ता की सांस रुक गई। इसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन एक तरफ घुटने टेके हुए था। इसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था जिस में एक चमकती हुई अंगूठी थी। इसकी आंखों में एक सवाल था, एक इल्तजा थी, एक ऐसा सवाल जो वह अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जबान में पूछ रहा था। शगुफ्ता के आंसू बह निकले। इसने हाँ में सिर हिलाया। अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। आर्यन ने इसकी अंगुली में अंगूठी पहनाई और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिले। ये एक खामोश गले मिलना था, मगर इसमें वो सब कुछ कह दिया गया था जो कभी कहा जा सकता था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ये कोई आम शादी नहीं थी। शगुफ्ता और आर्यन ने फैसला किया कि उनकी शादी की तकरीब भी इन्हीं की तरह मुनफरिद होगी। इसमें बोलने वाले कम और महसूस करने वाले ज़्यादा होंगे। शादी के दिन आर्यन ने अपना बेहतरीन सूट पहना। शगुफ्ता सफ़ेद लिबास में एक फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। तकरीब में दोनों खानदान के लोग मौजूद थे। जब दौल्हा दुल्हन के तबादले के रिंग्स का वक्त आया तो एक अनोखा वाक़या पेश आया। कादी साहब ने रवायत के मुताबिक आर्यन से पूछा, क्या तुम उस औरत को अपनी बीवी बनाना चाहते हो? आर्यन ने काजी की तरफ देखा, फिर शगुफ्ता की तरफ देखा। इसने काजी के सामने अपनी अंगुलियां हिलाईं, यानी नहीं। सब लोग हैरान रह गए। शगुफ्ता के वालिदैन घबरा गए। फिर आर्यन ने अपना हाथ उठाया। ने साइन लैंग्वेज में कहा। शगुफ्ता ने तर्जुमा किया, वो कह रहा है कि वो मुझे सिर्फ अपनी बेवी ही नहीं, अपनी आवाज़, अपने कान, अपनी दुनिया और अपनी ज़िंदगी का हर सांस बनाना चाहता है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, हमेशा करेगा। ये सुनकर पूरी महफिल की आंखें नम हो गईं। काजी साहब खुद भी जज्बाती हो गए। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने आज तक ऐसा इकरार नहीं सुना। शादी के बाद जिंदगी ने एक नई रख अख्तियार किया। दोनों ने मिलकर एक नया घर बनाया। एक ऐसा घर जहां खामोशी का एहतराम था, जहां हाथों की ज़बान बोली जाती थी और आंखें सुनती थीं। शगुफ्ता ने साइन लैंग्वेज में इतनी महारत हासिल कर ली कि वो अब दूसरे गूंगे बहरे लोगों को पढ़ाने लगी। आर्यन की गैलरी चल निकली थी और वो एक नामूर मुसव्विर बन चुका था। मगर ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक आजमाइश इनके इंतज़ार में बैठी थी। शगुफ्ता बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने तशखीस की कि उसके कानों में एक ऐसा मर्ज लाहिक हो गया है जिसकी वजह से इसकी समात बतदरीज ख़त्म होती जा रही थी। ये एक ऐसा सदमा था जैसे दोनों की दुनिया एक साथ लड़खड़ा गई हो। शगुफ्ता डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो सोचती, क्या आर्यन उससे ऐसी हालत में मोहब्बत करेगा? क्या वो उसका बोझ बनना चाहेगी? वो खुद को एक ऐसे शौहर के लिए नाअहल महसूस करने लगी जो पहले ही अपनी माजूरी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। एक रात जब शगुफ्ता रविया करती सो रही थी, आर्यन ने उसके बस्तर के पास बैठकर उसके लिए एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में एक अंधेरे कमरे में एक औरत बैठी थी। इसके कान बंद थे, मगर इसके सामने एक खिड़की खुली थी जिससे रोशनी आ रही थी और इस रोशनी में एक शख्स खड़ा था जो अपनी आंखों से इस औरत से बात कर रहा था। सुबह जब शगुफ्ता की आंख खुली तो ये पेंटिंग इसके सामने थी। इसने पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ एक नोट पढ़ा जो आर्यन ने लिखा था।
तुमने मेरी खामोश दुनिया मैं रोशनी की करण बनकर दाखिला किया था। अब मेरी बारी है। तुम्हारी खामोशी मेरे लिए एक इनाम है, क्योंकि अब तुम बिल्कुल मेरी हो। तुम मेरी आँखों से सुनोगी जैसे मैं सुनता हूँ। ये हमारी दुनिया है, हमारी ज़बान। शगुफ्ता के आंसुओं ने नोट के अल्फाज धो डाले। उसने आर्यान को देखा, जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसने अपने हाथों से कहा, सुबह बखेर मेरी मोहब्बत। शगुफ्ता ने अपने हाथ उठाए। वो साइन लैंग्वेज में कहने लगी, मैं डर रही थी